हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हिस्ट्री से रिलेटेड है। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। यहाँ पर कुछ बौद्ध ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे भारतीय बौद्ध ग्रंथ जातक, सेलोनीज बौद्ध ग्रंथ इतिहास जो है वो कांग्यूर, तिब्बती बौद्ध ग्रंथ महावंश। उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से आपको बताना है कौन सा सही है या कौन से सही हैं इसमें से। राइट आंसर क्या होगा, इस पे आप लोग गेस करिएगा। तो जो भारतीय बौद्ध ग्रंथ हैं क्या कहलाते हैं, तो ये जातक कथाएं कहलाती हैं, एकदम सही है। दूसरा दिया है सेलोनीज बौद्ध इतिहास जो है वो कांग्यूर बोलते हैं, तो ये गलत है, कांग्यूर नहीं, इसको महावंश बोलते हैं। और जो तिब्बती बौद्ध ग्रंथ है उसको कांग्यूर बोलते हैं, तो यहाँ पर ये तीसरा भी गलत है। तो इसमें से होगा केवल एक, यानी कि भारतीय बौद्ध ग्रंथ जो है वो जातक कहलाते हैं, सिलोनीज जो है वो महावंश, और तिब्बती बौद्ध ग्रंथ तिब्बतियों का जो सबसे फेमस है उसको कांग्यूर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका डिटेल भी हम लोग देखेंगे नीचे। 1944, 1988, 1999 या फिर 2009। तो उत्तर प्रदेश में जो गौ सेवा आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आइए डिटेल देखते हैं क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अधिनियम 1999 के तहत ही की गई थी। और आयोग उत्तर प्रदेश में गायों और अन्य गो जातीय जानवरों के संरक्षण और कल्याण के लिए जिम्मेदार है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है अच्छी बढ़ावा देने, गुणवत्ता वाली गायों और बैलों को प्रजनन करना, गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करना और प्रदान करना, और गौ जातीय रोगों पर अनुसंधान करना, और गौ संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो इतने सारे कार्य हैं गौ सेवा आयोग के। गौ हत्या निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में। 1944 में, 1955 में, 1966 में या 1989 में। इसमें से जो राइट आंसर होगा, तो उत्तर प्रदेश में जो गौ हत्या निवारण अधिनियम है वो लागू हुआ था 1955 में। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल देखते हैं। गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 में अस्तित्व में आया और उत्तर प्रदेश में गायों और उनकी संतानों के वध को प्रतिबंधित करने और रोकने के लिए एक अधिनियम है। 20वीं पशुधन जनगणना जो 2019 में हुई है उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पशु भंडार हैं। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो 20वीं पशुधन जनगणना हुई है उसमें भारत में सबसे अधिक जो पशु भंडार है वो उत्तर प्रदेश में है। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा 20वीं पशुधन जनगणना 2019 जारी की गई। तदनुसार उत्तर प्रदेश में 67.8 मिलियन पशुधन के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो नंबर आता है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं। सॉरी, जनगणना 2011 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम और अंतिम स्थान पर है। तो साक्षरता दर पूछता है, मैक्सिमम साक्षरता दर पूछा है, इसलिए आपको बताना है यहाँ पर। गौतम बुद्ध श्रावस्ती जो है जोड़ा सही है, या गौतम बुद्ध बहराइच, कानपुर नगर और रामपुर, प्रयागराज या फिर बलरामपुर। तो साक्षरता की दृष्टि से आप लोगों को पता होगा गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर है, जिसमें अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया है 80.1% है। और जो सबसे अंतिम स्थान पर पाया जाता है जिला वो है आपका श्रावस्ती। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा, गौतम बुद्ध और श्रावस्ती। गौतम बुद्ध पहले और अंतिम स्थान पर श्रावस्ती जिला है। यहाँ पर देखते हैं साक्षरता दर सबसे अधिक 80.2% है, जबकि श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर 47.7% है। तो ये है इसकी साक्षरता 10। निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। यहाँ पर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं। करतनिया घाट, हस्तिनापुर, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य। इसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, किस अभयारण्य की, और सबसे आखिरी में कौन सा है। तो आपको बता दें कि जो सबसे पुराना है वो है आपका कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, जिसका जो
टाइम पीरियड है वो है 1976, 1976 है, 76। और दूसरे नंबर पर आता है आपका राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, जो कि 1979 में हुआ था। तीसरे नंबर पर आपका है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य सबसे लेटेस्ट है, इसका हुआ था 1987 में। तो ये इस तरीके से है, नीचे डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 1, 3, 2, 4, तो ए ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर है। यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय का निर्माण करने की व्यवस्था कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? लखनऊ, आगरा, कानपुर या अयोध्या? इन चारों में से जो राइट आंसर है तो ये होगा आपका लखनऊ के लिटरेसी हाउस में ये साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा। लखनऊ में लिटरेसी हाउस में संग्रहालय के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी बनेगा। भारत साक्षरता बोर्ड ने लखनऊ में अपने परिसर में, जिसे साक्षरता हाउस के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में लिटरेसी हाउस, एक साक्षरता संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। बोर्ड ने राज्य पर्यटन विभाग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए परिसर को साक्षरता पर्यटन के लिए गंतव्य घोषित करने का भी अनुरोध किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि भारत में प्राचीन काल में, मतलब गुरुकुलों की जो प्रणाली थी, वहाँ से लेकर के अभी तक शिक्षा का जो सफ़र रहा है, कैसे कैसे उसमें क्या क्या बदलाव आए, इन सभी को वहाँ पर दर्शाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड। प्राचीन भारत में वट्टिलुट्टु, भट्टिप्रोलु और शारदा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिपि, शिलालेख, नृत्य शैली या फिर भूमि अनुदान। तो इसमें से आप लोग गेस करिएगा। ये 2 शब्द तो शायद नए होंगे, वट्टिलुट्टु, लेकिन शारदा शब्द आप लोगों ने सुना होगा। शारदा जो है वो एक लिपि है, शारदा लिपि सुने होंगे। तो इससे अगर जो आप लोग गेस कर लिए हैं तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, लिपि है, ना कि शिलालेख, नृत्य शैली या फिर भूमि अनुदान, ये तीनों नहीं है। वट्टिलुल्लु और भट्टिप्रोलु और शारदा ये सब आपके लिपियों से रिलेटेड हैं शब्द। वट्टिलुट्टु जो है वो दक्षिण भारत की शब्दांश वर्णमाला थी, यानी कि लिपि थी, जिसका उपयोग तमिल और मलयालम भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। वट्टिलुट्टु जो है शुरुआती रूप संभवतः तमिल ब्राह्मी से विकसित होने की प्रक्रिया में 4वीं शताब्दी ईस्वी के स्मारक पत्थर और शिलालेखों पर पाए जाते हैं, जबकि भट्टिप्रोलु लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि का ही एक प्रकार है, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक छोटे से गाँव भट्टिप्रोलु के पुराने शिलालेखों में पाई गई है, इसी के लिए इसका नाम भट्टिप्रोलु कहा गया है। और संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए शारदा लिपि जो है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में व्यापक थी। यह लिपियों के ब्राह्मी परिवार से ही संबंधित थी। तो शारदा लिपि अगर जो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी बने हैं हिस्ट्री में, तो ये आपका लिपि से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन होयसल स्थापत्य शैली को दर्शाता है? यहाँ पर कुछ मंदिर दिए, मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग, और वो भी खासकर दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में तो ऐसे कोई प्राचीन मंदिर या मंदिर शैली है नहीं अभी, वो सब आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट की गई है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछता है वो दक्षिण भारतीय मंदिर और उनके स्थापत्य से पूछता है। यहाँ पर दिया है चिन्ना केशव मंदिर, एक है केशवा मंदिर, यहाँ पर केशव लिखा हुआ, उसको सब लोग बोलते हैं केशवा मंदिर, और नुग्गी हल्ली मंदिर। इन तीनों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा होयसल स्थापत्य शैली को दर्शाता है। तो सही कोड को चुनना है। इसमें से चिन्ना केशव, केशवा मंदिर और नुग्गी हल्ली, ये तीनों के तीनों ही होयसल स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं ताकि इसके बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। होयसल स्थापत्य शैली में बेलूर में चिन्नव केशव मंदिर, क्योंकि ये पूछा हुआ चिन्नव केशव मंदिर कहाँ से है, तो बेलूर से है। हेली बिदु में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशवा मंदिर, जो हम लोग का सेकेंड ऑप्शन है। बेहतरीन होयसल शिल्प कौशल के अन्य उदाहरणों में जो है बेलवाड़ी, अमृतपुरा और होसा हुलू और नुग्गे हल्ली के मंदिर शामिल हैं। होयसल स्थापत्य शैली के अध्ययन से बहुत कम इंडो आर्यन प्रभाव का पता चलता है, जबकि दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव अधिक विशिष्ट रहा है।
इस पॉइंट पे क्वेश्चंस भी बने हैं, अभी हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण देव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं कि पहला है श्री कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, और दूसरा है उन्होंने तिरुमला मंदिर के प्रवेश द्वार पर चिन्ना देवी और तिरुमला देवी की प्रतिमा के साथ अपनी प्रतिमा स्थापित की। ऊपर जो दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक या दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला जो दिया है पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध किस तरीके से थे, और दूसरा उन्होंने अपनी प्रतिमा स्थापित की चिन्ना देवी और तिरुमला देवी के साथ, इसके बारे में। 1510 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगाली स्थापत्य का मुख्यालय बन गया था। परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और पुर्तगाली व्यापारियों से इन्होंने अरबी घोड़े, बंदूकें और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के साथ ही जो पुर्तगाली इंजीनियर थे वो विजयनगर शहर, यानी कि आपका यहाँ पर कृष्णदेव राय की बात हो रही है, शहर में जल आपूर्ति में सुधार करने में लगे हुए थे। दूसरा दिया हुआ पॉइंट, श्री कृष्णदेव राय ने अपना मूर्ति स्थापित किया। तो उड़िया शासकों के विरुद्ध इन्होंने 5 अभियान चलाए थे। सबसे पहले 1513 में उदयगिरी पर कब्जा करने के बाद श्री कृष्णदेव राय ने श्री वेंकटेश्वर को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरुपति का दौरा किया था, और उन्होंने तिरुमला मंदिर के प्रवेश द्वार पर चिन्ना देवी और तिरुमला देवी की प्रतिमा के साथ अपनी भी प्रतिमा स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होयसल स्थापत्य शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये ऊपर जो मैंने डिटेल दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। होयसल स्थापत्य शैली से इंडो आर्यन प्रभाव का पता चलता है। दूसरा पॉइंट दिया है होयसल अपने मंदिर आमतौर पर भगवान शिव या भगवान विष्णु को समर्पित करते थे। यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण भारत में जो शिव के पुजारी थे, मतलब शिव जी को पूजते थे, वो अपने को शैव, और जो विष्णु को पूजते थे वो वैष्णव कहलाते थे। और इन दोनों लोगों में आपस में मतलब एक तरीके का समझ लीजिए कि शैव अपने आप को बड़ा कहते थे, और विष्णु जो मत के मानने वाले थे वो अपने आप को ज़्यादा ऊपर मानते थे। और ये दोनों लोग कभी मतलब आपस में पटती नहीं थी, शैव और जो वैष्णव का था। लेकिन होयसल जो थे यहाँ के राजा, इन्होंने इन दोनों लोगों में मतलब सामंजस्य बैठाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु इन दोनों के समर्पित अपने मंदिरों की स्थापना करवाई थी, मतलब अपने साम्राज्य में भगवान शिव से भी रिलेटेड और भगवान विष्णु से भी, जबकि ये वैष्णव मत को मानने वाले थे। यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है होयसल स्थापत्य शैली से इंडो आर्यन प्रभाव का पता चलता है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारतीय शैली ही ज़्यादा थी। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा। दूसरा दिया है आमतौर पर भगवान शिव या विष्णु को समर्पित करते थे, तो हाँ ये वैष्णव मत को मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर जो दूसरा है केवल 2, यही सही है। पहला जो है वो इंडो आर्यन प्रभाव, ये गलत है। होयसल ने अपने मंदिर आमतौर पर भगवान शिव या भगवान विष्णु, जो कि 2 प्रमुख हिंदू देवता थे, उनको समर्पित किए। राजा विष्णुवर्धन और उनके वंशजों ने खुद को वैष्णव घोषित किया, और रिकॉर्ड बताते हैं कि होयसलों ने शिव को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण करके, जो धार्मिक सद्भाव की बात हो रही है ना, धार्मिक सद्भाव बना, तो ये जो वैष्णव थे और शैव मत को मानने वाले थे, इन दोनों के बीच में सद्भाव की बात हो रही है। सीताकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रकार का पारंपरिक लोक नृत्य है? आप लोगों ने कथकली सुना होगा और भरतनाट्यम, इस तरीके से, तो ये सारे क्या हैं डांस फॉर्म, तो ये है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, इन दोनों में एक जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि शास्त्रीय नृत्य है, उनकी जो शैली है ना वो एक तरीके से फॉर्म्ड है, यानी कि उसमें हर एक मतलब एंगल या मूवमेंट है तो वो फिक्स्ड है कि आपको ऐसे ही नृत्य करना है। लेकिन जो लोक नृत्य है उसका कोई नियम कानून नहीं होता है, वो कैसे भी आप हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट करके आप कर सकते हैं। जैसे भांगड़ा है, कोई किसी भी तरीके से कर सकता है, मतलब उसमें कोई ये नहीं कि आपको पर्टिकुलर ऐसे ऐसे ही मूवमेंट करना है। लेकिन बाकी जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें पूरा नियम कानून बना होता है कि आपको ये मुद्राएं करनी है और ऐसे अपना पोस्चर या पोजीशन यहाँ पर रखना है। तो इसमें जो है सीताकली, ये लोक नृत्य है कहाँ का? तो इसका असम, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसमें राइट आंसर जो है वो राइट आंसर जो है वो केरल ही होगा।
केरल सीताकली और इसी से रिलेटेड कथकली, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य फॉर्म है, और जो सीताकली है ये आपका लोक नृत्य है। सीताकली एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसका जन्म केरल में लंबे और शानदार सांस्कृतिक इतिहास से हुआ है। इसके जो अधिकांश कलाकार होते थे वेद और पुलाया समुदायों के दलित संगीतकार और कलाकार होते थे। अब हम लोग का पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की निम्नलिखित में से किस समिति के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, लोक लेखा समिति, या फिर ये सभी? इसमें से राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं ये संसद की लोक लेखा समिति के साथ जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं आइए हम लोग डिटेल देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षक करे। ये तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है। लेकिन लोक लेखा समिति का इसमें क्या योगदान है? लोक लेखा समिति का कार्य है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, कि वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना है। कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति, जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है। और जब ये जो कैग है यानी कि CAG है, ये लोक लेखा समिति जब अपना कार्य करता है तो उसकी ये सहायता करता है उस जांच में। तो इस तरीके से किससे ये रिलेटेड है, निकटता से जुड़ा हुआ है? तो संसद की लोक लेखा समिति से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन ने बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाई जाती है। और अनुच्छेद जो है उसमें वो है पहला 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान ग्रामदान आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या चंपारण आंदोलन? तो आपको बता दें चंपारण, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों ही रक्तहीन क्रांति नहीं रही है। जबकि जो सेकेंड ऑप्शन है भूदान ग्रामदान आंदोलन, ये इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, भूदान आंदोलन शुरू किसने किया था? अगर जो आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भूदान से रिलेटेड जितने भी डिटेल हैं आप हो सके तो उसे लिखिएगा। इससे क्या होता है कि आपको कितना नॉलेज है या आपकी तैयारी कैसी है ये भी पता चल जाएगी। और साथ ही साथ जितनी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपको लाइफ टाइम के लिए आप बता रहे हैं। एक बार आप लिख करके देखिए, वो हमेशा चीज़ें याद रखिए। चाहे आप कहीं से कॉपी करें या आपको खुद पता हो तो वो और अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी पता है तो प्लीज़ कहीं से भी आप गूगल करिए या फिर किसी बुक से आप ढूंढिए। भूदान आंदोलन से रिलेटेड जितनी भी बातें आप लोगों को पता चलती हैं उसे आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मध्यम समर्थन मूल्य, या प्रभावशाली समर्थन पुरस्कार? तो यहाँ पर दो पुरस्कार की बात हो रही है, मध्यम समर्थन पुरस्कार, प्रभावशाली समर्थन पुरस्कार, या अधिकतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कब ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये कब, कितने दिन पहले जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, या कौन जारी करता है? तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी फसल के समर्थन में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर उनकी बुआई के मौसम से पहले 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है, यानी कि जिसको MSP बोलते हैं। तो कितनी फसलों के लिए? तो 22 फसलों के लिए सरकार भारत सरकार जो है साल भर में 2 बार 23 वस्तुओं की कीमत तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यहाँ पर है जिन्ना, जाकिर हुसैन, अली ब्रदर्स, या आगा खान। खिलाफत आंदोलन भारत में जो कि आपका शुरू किया गया था अली ब्रदर्स, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, जिन्ना नहीं, जाकिर हुसैन नहीं, आगा खान, ये तीनों नहीं, खिलाफत आंदोलन आयोजित किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। कौन कौन थे इसमें? अली बंधुओं में शौकत और मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने इसको शुरू किया था। खिलाफत की रक्षा में एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नेतृत्व यहाँ पर दिया हुआ है ना,
नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ सेना में शामिल हुए और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बदले में ये अहिंसा का वादा किया। जो ये पॉइंट है आप लोगों को पता होगा, मोपला विद्रोह हुआ था दक्षिण भारत में। आप लोग मतलब विद्रोहों के बारे में जब पूछता है, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह, तो मोपला विद्रोह भी आप लोग पढ़ते होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विद्रोह से रिलेटेड। तो मोपला विद्रोह हुआ था जिसमें मुस्लिमों के द्वारा खिलाफत आंदोलन जब चलाया गया, उसमें हिंदुओं की बहुत ज़्यादा हत्या की गई थी, हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। तो बाद में सभी लोगों के हस्तक्षेप में महात्मा गांधी ने इसमें सहयोग देने और असहयोग आंदोलन के साथ साथ अगर जो ये खिलाफत आंदोलन भी चलाते हैं तो इसके बदले में ये अहिंसा का वादा किए कि हम लोग किसी भी टाइप का, किसी भी राज्य में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या आपका केरल हो, वहाँ पर हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, लाइक करने में 2 मिनट लगेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ओके बाय।